दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित करते हुए आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश दिया है। कल पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसीलिए भारत ने आतंक के ये मुख्यालय उजाड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है और आज हर आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन और बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश को आतंकवाद के विरुद्ध देश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना है। और देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रत्येक भारतीय के मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। सीएम धामी ने यहां पर श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के श्रीपीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में वो शिरकत करते हैं और सीएम धामी सबसे पहले कन्या पूजन करते हैं। सीएम धामी ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना की तारीफ की है और कहा है कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं भारतीय सेना ने।
लेकिन असली सूत्रधार जहां आतंकवाद पोषित होता है, पल्लवित होता है, उसका संवर्धन किया जाता है। लगातार हमारे देश के अंदर अनेक आतंकवादी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी राष्ट्र, इसके सूत्रधार, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देने वाले हमारे सभी वीर सैनिकों का मैं वीर भूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबकी तरफ से। तो ये कल के कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सीएम धामी ने कन्या पूजन तो किया ही, साथ ही देश के सेना के जवानों की जमकर तारीफ की। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि सीएम धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने यहां पर पूजन किया है। ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने, ये सोमवार की तस्वीरें हैं आपके सामने। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के मौके पर देखिए चमोली के देवाल स्थित यहाँ ऐतिहासिक लाटू धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए, जहाँ पर मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे। विशेष पूजन में शिरकत मुख्यमंत्री धामी ने की और इस दौरान जागरों और ढोल की थाप पर पछवा अवतरित हुए हैं। श्रद्धालुओं का आशीर्वाद भी दिया गया है। सीएम धामी यहाँ पहुंचे, लाटू धाम के दर्शन किए। ये धाम हमारा विकसित हो, इसके आसपास हेलीपैड बने, अन्य सुविधाएं बने, पार्किंग बने, माँ नंदा राज्यात यात्रा भी हमारी होनी है। रोड का भी सर, पूरे राज्य की एक हमारी यात्रा है। उस यात्रा के लिए सभी तैयारियां हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाटू भगवान की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, माँ नंदा की कृपा से ये यात्रा हमारी ऐतिहासिक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव के बाद उत्तराखंड के देहरादून के साथ ही दूसरे जिलों में भी सिविल डिफेंस यूनिट का विस्तार किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सोमवार को से डिजास्टर कंट्रोल रूम में हुई सरकार की सीनियर ऑफिसर्स, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हाई लेवल मीटिंग, ये फैसला लिया गया। इसमें मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा है कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। राज्य की सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हुई हैं, इसीलिए सतर्कता और पुख्ता तैयारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ये आवश्यक है कि सिविल डिफेंस के दायरे को प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विस्तारित किया जाए। खबर नैनीताल से, जहां पर फिलहाल टूरिस्ट की कमी झेल रहा है नैनीताल, लेकिन नैनीताल आने वाले लोगों के लिए हवा के अलावा कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पर सब अब टैक्स के दायरे में आ चुका है। जी हाँ, शहर में पर्यटकों पर टैक्स लगाने की होड़ अब जैसे मची हुई है ना, वैसे पालिका ने पार्किंग शुल्क क्या बढ़ाया कि उसके बाद कैंट ने भी टूरिस्ट पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। वहीं वन विभाग ने भी टिफिन टॉप से लेकर चाइना पीक ट्रैकिंग इलाके में भी टैक्स लगाया। तो आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट की तरफ, और लाइव इस समय हमारे साथ नैनीताल से मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये काफ़ी अब समझने वाली बात होगी जो आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। फिलहाल जो है टूरिस्ट की कमी पहले ही देखी जा रही नैनीताल में, लेकिन अब यहाँ पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उससे क्या लगता है आने वाले समय में हम क्या होता हुआ देखेंगे? देखिए कंचन, सीधा असर अगर देखा जाए तो सीधे टूरिस्ट पर ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों नगर पालिका ने भी अपनी जो पार्किंग शुल्क है उसको 500 बढ़ाया था, और इसके अलावा जो एंट्री शुल्क है उस पर भी बढ़ोतरी की है। हालांकि उसमें अभी गजट होना है, उसके बाद वो शुल्क करीब 300 से 400 रुपए तक वो भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो
कैंट एरिया है वहां पर भी 200 से 250 रुपए तक का जो टैक्स है वो कैंट ने लगाया है। और जो वन विभाग है उसने तमाम जो पर्यटन स्पॉट हैं वहां पर आने जाने के लिए शुल्क में वृद्धि की है। हालांकि इन बातों को लेकर जब ग्रामीण शहर में आ रहे हैं तो उनको ये तमाम टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो ग्रामीण अब इस बात को लेकर मुखर हो रहे हैं कि हमारे इलाके में भी जो टूरिस्ट आता है वो कचरा करता है या तमाम चीजें करता है, तो हमें भी इको टैक्स उन स्थानों पर लगाने होंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट तमाम मामले पर सुनवाई कर रहा है और जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नैनीताल में जाम की स्थिति बन रही थी, सड़कों की पर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है। कोर्ट इस बात को लेके भी बात कर रहा है कि जो रानीबाग चमटी वाला इलाका है वहां पर आप एक बड़ी पार्किंग का निर्माण करें और इसके साथ ही जो चाहे वो कैची धाम हो, रामगढ़ हो, मुक्तेश्वर हो या फिर नैनीताल के इर्द गिर्द जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो शटल सेवा है उन्हीं से ही वाहनों को भेजा जाए। जिस तरह से पिछले 20 सालों में नैनीताल का पर्यावरण एकदम चेंज हुआ है, स्नोफॉल के दौरान बर्फ नहीं गिर रही है, बारिश में लगातार कमी आ रही है, ठंडक में कमी आ रही है, तो इन सारी चीजों को लेकर भी उत्तराखंड सुनवाई कर रहा है। आज इस मामले पर सुनवाई होनी है तो नैनीताल जिला प्रशासन, नैनीताल पालिका और जो सरकार है उनको अपना पक्ष कोर्ट में रखना है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों नैनीताल में हिंसा हुई थी, उसके अलावा देश की सीमा पर जिस तरह के हालात बने थे उससे पर्यटकों की कमी भी नैनीताल शहर झेल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जिस तरह से तमाम मामलों पर सुनवाई कर रहा है, नैनीताल में टूरिस्ट की कमी को लेके, जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं लगातार उनको लेके, तो आज उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या निर्णय सामने आता है वो देखने वाली बात है। लेकिन टूरिस्ट की जो कमी नैनीताल शहर पीक सीजन के दौरान झेल रहा है, जो होटल्स हैं उनकी बुकिंग जून तक की लगातार कैंसिल हो रही है, चाहे वो मुक्तेश्वर का इलाका हो, नैनीताल हो, पंगूट हो, रामगढ़ हो, इन इलाकों में। वीरेंद्र बिष्ट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप कोर्ट की कार्रवाई पर भी नजर बनाकर रखिएगा। बढ़ रहे आगे, आपको बताते हैं कि नैनीताल में सत्यापन नहीं करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। नैनीताल पुलिस ने 24 मकान मालिकों पर 2,40,000 का जुर्माना ठोका। बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन नहीं करने पर भी 179 लोगों का चालान काटा। नैनीताल में आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए सत्यापन अभियान में मजदूर, बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों के साथ ही ठेला, रेहड़ी, पटरी दुकानों के साथ ही भवन स्वामियों और किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। और मुक्तेश्वर थाना क्षेत्रों में 1000 लोगों के अभी तक सत्यापन किए जा चुके हैं। इसमें हम किराएदार, जो बाहर से आए हुए लोग हैं अलग अलग कामों के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी का सत्यापन कर रहे हैं। खबर विकासनगर से, जहां पर पछुआ दून में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव सोमवार यानी कि कल भी जारी रही। पुलिस और विकासनगर और सहसपुर के अलग अलग इलाकों में यहां पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। सोमवार को 350 लोगों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन न करने वाले 38 मकान मालिकों का चालान काटा गया है। साथ ही संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। उधर देहरादून में भूमाफियाओं पर बड़ा एक्शन हुआ। गैंग लीडर नीरज शर्मा के साथ ही 3 लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आरोपियों पर जमीन धोखाधड़ी के कई केसेस दर्ज हैं। कांग्रेस ऑफिस में विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी रामनगर पहुंचे, जहां पर करण माहरा ने कहा है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह के बीच बाजार में पार्टी कार्यालय में कब्जा कर ले। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी गुंडागर्दी करार दिया इसे। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए घातक है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस और प्रशासन मिला हुआ है। कांग्रेस के दफ्तर पे अपराधियों का कब्जा करा है और अब हमारी आपके माध्यम से ये मांग है
कि अंदर जिन लोगों को डाला गया हमारा ताला तोड़ के, वो उनका रिकॉर्ड बताया जाए, किस प्रदेश के रहने वाले हो। मेरे राज्य के हैं भी नहीं, उत्तराखंड के रहने वाले भी नहीं, और मुझे पूरा शक है कि हमारे लगे हुए राज्यों से इनको लाया गया है। अपराधी किस्म के लोग हैं। हमारे कागजात अंदर है, हमारे जरूरी सामान अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कोई भी अपनी घटना घटती है तो इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, दुस्साहस है, सरेआम और बीच बाजार में कांग्रेस का कार्यालय कुछ लोग आकर ताला तोड़ देते हैं और कार्यालय में प्रवेश करते हैं। आज अभी भी वो यहाँ पर मौजूद हैं अंदर। दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हो गया था, जो दोनों पक्षों का आपसी मध्य विवाद है, और इसमें इन दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस में तहरीर दे दी गई है। इसकी जांच की जा रही है, पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग अंदर भी हैं, इसकी जांच अभी पुलिस के द्वारा की जाएगी, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। हरिद्वार के गंगा स्वरूप आश्रम में चल रहे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। हरिद्वार जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने पार्टी के सिद्धांत और संविधान के बारे में जानकारी दी। हरीश रावत ने कहा है कि वर्तमान समय में कांग्रेस जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उसके लिए कांग्रेस से जुड़ी हुई हर व्यक्ति को कांग्रेस के विचारधारा, सिद्धांत और संविधान को जानना बेहद जरूरी है। सम्मिलित कर रहे हैं, उनको भी उसकी जानकारी हो, ताकि एक सैद्धांतिक कांग्रेस खड़ी हो सके। और उसके साथ साथ जो पुराने लोग, उनकी स्मृतियों को भी ताज़ा कर रहे हैं इन शिविरों के माध्यम से, ताकि वो भी नए सिरे से नई चुनौतियों के लिए अपने नए साथियों के साथ खड़े हो सकें, आगे बढ़ सकें। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से बीजेपी और निर्वाचन आयोग इलेक्शन रिजल्ट पर असर डाल रहे हैं। उत्तराखंड में कैसे गड़बड़ियां हुई हैं, कांग्रेस जल्द इसका खुलासा करने की बात कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि आने वाले पंचायत चुनाव में भी नतीजा उनके ही पक्ष में होगा। रिपोर्ट देखिए। गुजरात और उत्तराखंड को कांग्रेस ने मॉडल स्टेट के तौर पर चुना है, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर कांग्रेस जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव के बाद कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने ये खेल किया है, जिसका खुलासा जल्द होगा। वैसे तो कांग्रेस को ये खुलासा पिछले हफ्ते करना था, लेकिन भारत पाकिस्तान टेंशन की वजह से इसे टाल दिया गया। कांग्रेस का दावा है कि खुलासे में बीजेपी और निर्वाचन आयोग की पोल खुलेगी। हालांकि अभी भी आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है। खबर है कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 4000 वोटर पर डिजिटल तैयारी की है। बहुत जल्दी हम करेंगे, हमारा काम अपना कंप्लीट है, बल्कि अब कुछ और नई चीज़ें हमारी जानकारी में है, उनको भी हम सूचना अधिकार पर ले रहे हैं। जल्दी ही आप लोगों से आदरणीय गुरदीप सप्पल जी, मैं और हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व रूबरू होगा और हम लाएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गया 4 महीने के अंदर, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी केदारनाथ में वही हुआ। 4500 से ज़्यादा वोटों को काटा गया और 8000 वोट जोड़े गए। आखिर वो वोट कटने वाले वोट कौन से थे और नए जुड़ने वाले वोट कौन से थे? निकाय चुनाव में 11 में से 10 नगर निगम बीजेपी जीती, जहां वोटर बड़ी संख्या में थे, जबकि पहाड़ों में कांग्रेस का रिजल्ट बीजेपी के मुकाबले बेहतर रहा। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान से कांग्रेस यही खुलासा करना चाहती है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के दावों और आरोपों में दम नहीं लगता। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को न ईवीएम पर भरोसा है, न बैलेट वोटिंग पर। देखिए, हार के बाद कांग्रेस इसी प्रकार का आरोप लगाती है। जब ईवीएम मशीन से होता तो मशीन हैक हो जाती है, जब पोस्टल की गिनती होती है तो नगर निगम के चुनाव में जमीन चाट देती है कांग्रेस। अब पंचायतों के लिए भी हार की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस अभी से इस प्रकार का प्रश्न खड़ा कर रही है। हम पंचायत चुनाव भी बहुत प्रभावी ढंग से लड़ेंगे, जीतेंगे, और पिछली बार भी हम अच्छे स्थानों पर, हमारे सब जगह अधिकतर जिला पंचायत हमारे पास थे, पंचायतें हमारे पास थी। इस बार हम बहुत अच्छे जीत की और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस उत्तराखंड और गुजरात में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को देश में मिसाल बनाकर दिखाना चाहती है, पर कांग्रेस के दावों और आरोपों में कितना दम है, ये जल्द होने वाले खुलासे के साथ पता चल जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर देहरादून से, जहां प्रशासन करोड़ों की लागत से फ्लैट्स बना रहा है। ये फ्लैट्स रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे बसे हुए बस्तियों के लोगों के लिए हैं, लेकिन इन फ्लैट्स में लोग शिफ्ट ही नहीं हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट।
देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे बनी बस्तियों को हटाने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक ओर हाईकोर्ट का आदेश है तो दूसरी ओर नदियों के किनारे एलिवेटेड सड़क बनानी है। इसके लिए प्रशासन ने 129 बस्तियों के लोगों के पुनर्वास के लिए फ्लैट्स बनाए हैं। ये फ्लैट्स काठ बंगला, आमवाला और ISBT जैसे इलाकों में बनकर तैयार है, लेकिन समस्या ये है कि जिनके लिए ये फ्लैट्स बनाए गए हैं वही लोग इनमें शिफ्ट नहीं हो रहे। रहने का किसी शरीफ आदमी का मन ही नहीं कर रहा है वहाँ जाने। बच्चे वाला आदमी कैसे रहेगा? बच्चों की सुविधा के हिसाब से बने ना, अच्छे बने। अच्छा आदमी खुद भी तो अच्छे कमरे में रहता है, जहाँ रहता है वहाँ अच्छी जगह है, बढ़िया है, लेकिन वहाँ एक कमरा बना के और उसी में सब कुछ कर दिया, ये तो अच्छा नहीं। और इन्होंने जो फ्लैट बनाए हैं वो बिल्कुल कबूतर खाने की तरह हैं, बहुत छोटे कमरे हैं। उसमें एक बेड अगर पड़ जाता है, एक अलमारी पड़ जाती है तो आदमी उसमें रह नहीं पाएगा। हमारा कहना है कि मानक के अनुसार आपने बनाए हैं, वो बनाए हैं वर्ष करीबन 20-15 साल हो गए, 18 साल हो गए वो बने हुए, जो काठ बंगला बस्ती में बने हुए हैं, उन पे लोग जाने को राजी नहीं है। केदारपुरम में बनाए गए फ्लैट्स का हाल सबसे चौंकाने वाला है। बीते 8 साल पहले बने लाखों की लागत से बने ये फ्लैट्स आज भी खाली पड़े हैं। कोई भी बस्ती का निवासी वहां नहीं पहुंचा। हालांकि डीएम का कहना है कि फ्लैट सभी सुविधाओं से लैस है और बस्ती वालों की सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर के लिए बनाए गए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि स्लम एरियाज को हम डिस्प्लेस करते हुए अच्छी जगह पे उनको सुविधाएं दें, और जिससे उनके आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी लिविंग मिले, अच्छी डेवलपमेंट मिले। और जो हमारे रिवर फ्रंट एरियाज हैं, स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं, गधेरे हैं, ये थ्रू रहें, दे शुड सेल थ्रू क्लियरली। सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं तो क्या उनकी उपयोगिता इसी तरह खाली रहने में खत्म हो जाएगी, या फिर प्रशासन बस्तियों के लोगों को समझाने में सफल रहता है और बस्तियों को फ्लैट्स में शिफ्ट करने में कामयाब होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। खबर उत्तरकाशी से, जहां के तहसील बटकोट के अंतर्गत यमुना घाटी क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है और ओले गिरने से काश्तकारों के सेब, टमाटर, बीन्स के साथ ही और सब्जियां जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। यमुना घाटी क्षेत्र के काश्तकारों ने प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। ओले से बिल्कुल पूरी लदी हुई है और बहुत सारी जालियां और बहुत सारे पेड़ भी टूट गए हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे